नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रॉपर्टी हमेशा शो में। आपके घर, आपके सपने और उससे जुड़े सच की आज हम बात करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अधूरे प्रोजेक्ट, सरकारी एजेंसियों को टेक ओवर और बायर्स की असली परेशानियां। आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में बायर्स का भरोसा जो टूट रहा है, या सरकारी एजेंसियां क्या वाकई में समाधान कर रही है या नई उलझनें खड़ी हो रही हैं, और आखिर बायर्स के लिए रास्ता क्या है, ये सब हम इस वीडियो में आज लेकर आए हैं। तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी एजेंसी का रोल। जी हां, ये उम्मीद है या ये नई उलझन है। जब कोई प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ देता है तो कोर्ट या सरकार किसी सरकारी एजेंसी को बुलाती है ताकि वो प्रोजेक्ट पूरा कर सके। लोगों को लगता है अब तो सरकारी नाम जुड़ गया है, अब घर मिलना पक्का है। क्या वाकई में ऐसा होता है? आइए जानते हैं इसकी असली सच्चाई। बायर्स की सबसे बड़ी परेशानियां क्या है? सबसे पहले, लंबे इंतजार के बाद घर का सपना अधूरा। सबसे बड़ी दिक्कत है ये। डिलीवरी का ना होना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बायर्स ने 8 से 10 साल पहले बुकिंग की, EMI शुरू हो गई, किराया भी दे रहे हैं, लेकिन घर है कि अब तक मिला नहीं। सरकारी एजेंसियां आती हैं तो उम्मीद जग जाती है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन बार बार बढ़ती रहती है। कई बार तो एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन 3-4 बार एक्सटेंड हो जाती है, और हर बार बायर्स को सिर्फ वादे मिलते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में फंसे हैं? कितने साल से आप इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में मुझे प्रोजेक्ट का नाम और कितने साल से आप इंतजार कर रहे हैं जरूर बताइएगा। अब इसका दूसरा पहलू, जी हां, क्वालिटी पे सवाल। सरकारी एजेंसियां अक्सर छोटे छोटे ठेकेदारों को काम दे देती है। खुद तो पूरा काम ले लिया, लेकिन अब पैटी कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दे दिया, जिसका फोकस सिर्फ कम लागत में काम पूरा करना होता है। उसे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से कोई काम नहीं है। इससे क्वालिटी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। कई बार तो बिल्डिंग में सीपेज, क्रैक, प्लास्टर का गिरना, लिफ्ट खराब होना जैसी प्रॉब्लम भी सामने दिखती है। कुछ केस में तो बिल्डिंग को अनसेफ तक डिक्लेयर कर देना पड़ता है। बायर्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है, या सबसे बड़ा डर यह है कि उनका घर स्ट्रक्चरली कमजोर ना हो। यह सबसे बड़ी उनके लिए डर है, और जरूरत भी यही है कि स्ट्रक्चरली वो मजबूत हो। क्योंकि एक तो पहले से ही बहुत दिनों से काम नहीं हुआ, तो खंडर बिल्डिंग बनी हुई थी। अब उस खंडर बिल्डिंग को रंग पेंट करके या उसे बैलेंस काम को पूरा करके घर दिया जा रहा है। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कितनी है? क्या सरकारी एजेंसियां जिन्होंने उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को चेक किया है, वो वाकई में सही चेक किया है या नहीं किया है? उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी सही है? और उसके बावजूद भी अगर 4-5 साल के बाद पोजीशन हो रहा है, तो उस स्टेज पर उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी रह गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बायर्स ये सोचते हैं कि अब गवर्नमेंट की एजेंसी आ जाए किसी तरह और हमें पोजीशन मिल जाए, और इसके लिए बायर्स अक्सर डिमांड करते रहते हैं। पिछले 5-7 सालों में अक्सर बायर्स ने डिमांड करा कि इस एजेंसी को ले आओ, फलाना ले आओ, ढिगाना एजेंसी को ले आओ, कि किसी तरह हमारा घर मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट डेवलपर तो चोर है, वो सिर्फ चोरी कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर डेवलपर चोर नहीं है। अच्छे डेवलपर्स भी हैं मार्केट में जो अच्छा काम कर रहे हैं, और कई बार तो गवर्नमेंट एजेंसीज भी आपको घर नहीं दे रही। आप जैसे बहुत सारे होम बायर्स इस चीज को फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज को काम तो मिल गया, लेकिन अभी भी वो दिक्कतें हैं। बायर्स को घर नहीं मिल पा रहे हैं, और स्लो प्रोसेस में काम चल रहा है। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस नीचे पूरा कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आपका एक्सपीरियंस मेरे बाकी व्यूअर्स भी देख पाएं, जो अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें सरकारी एजेंसी ही दो जो काम पूरा करके देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपका काम पूरा करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं आपका सरकारी एजेंसी का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूं। हमारे एक व्यूअर ने मेरे को बताया कि मेरा फ्लैट बना तो सही, लेकिन दीवारों में सीलन है, बालकनी में पानी भर जाता है, और लिफ्ट हर दूसरे दिन खराब हो जाती है।
क्या आप भी ऐसे किसी क्वालिटी इशू को फेस कर रहे हैं? कमेंट में मुझे बताते रहिए सारी चीज़ें, क्योंकि मैं आपके एक्सपीरियंस को भी अपने लिए एक रिसर्च मानता हूँ। बेसिक फैसिलिटीज़ का ना होना, घर मिल भी जाए तो क्या सच में वो रहने लायक है? कई बायर्स तो पोजीशन लेटर तो उनको मिल गया, लेकिन घर में ना बिजली कनेक्शन है, ना पानी है, ना सीवरेज है। फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी, पार्किंग जैसी बेसिक चीज़ों का तो बिल्कुल मैं कहूँगा पूरी तरह से मिसिंग है। कई बार तो घर में शिफ्ट होने के बावजूद भी लोग टेम्पोररी कनेक्शन या जनरेटर से काम चला रहे हैं। तो अगर आपको भी पोजीशन के बाद ऐसी प्रॉब्लम आई है तो हमें बताइए, क्या आपने शिफ्ट किया या अभी भी आप वेट कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी की कमी है। सरकारी एजेंसी का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन रियलिटी क्या है? बायर्स को प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस तक सही जानकारी नहीं मिल पाती, कई बार चक्कर काटते रहते हैं। हर कोई एक दूसरे टेबल पे भेजने की कोशिश करता है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता है। कई बार वेबसाइट पे अपडेट ही नहीं होता, मीटिंग में सही जवाब लोगों को नहीं मिलता, फोन या ईमेल अगर करते हैं आप तो उसका रिस्पांस नहीं मिलता। बायर्स को हर बार यही सुनने को मिलता है, काम चल रहा है, जल्दी पूरा हो जाएगा। क्या आपको भी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस जानने में दिक्कत आई है? क्या आपकी क्वेरीज का टाइमली जवाब मिला है आपको? ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए। अब फाइनेंशियल बर्डन की बात कर लेते हैं। बायर्स पर डबल फाइनेंशियल बर्डन है। एक तरफ तो बैंक ईएमआई दे रहा है, दूसरी तरफ वो किराया दे रहा है और ऊपर से मेंटेनेंस चार्ज भी देने पड़ते हैं। अगर प्रोजेक्ट में डिले होता है तो बायर्स को कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। कई बार तो बायर्स को दो दो घरों का खर्च उठाना पड़ जाता है, एक जहां वो रह रहे हैं, दूसरा जहां की ईएमआई चल रही है। अब रियल लाइफ केस आपको बताता हूं। एक फैमिली ने मुझे बताया कि हमने 40 लाख का फ्लैट खरीदा, 10 साल में 25 लाख ईएमआई भर चुके हैं और किराया अलग, लेकिन घर अभी तक नहीं मिला। क्या आप भी ऐसे फाइनेंशियल प्रेशर में हैं? मेंटेनेंस और पोस्ट मेंटेनेंस इश्यूज भी बहुत सारे हैं। सरकारी एजेंसी अक्सर कहती है कि वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार है, मेंटेनेंस के लिए नहीं है। पोजीशन के बाद सोसाइटी की मेंटेनेंस बॉडी नहीं बनती, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। रिजल्ट, लिफ्ट खराब, गार्ड नहीं, सफाई नहीं, पानी की प्रॉब्लम, और बायर्स को खुद ही सब मैनेज करना पड़ता है। कई बार तो बायर्स को खुद पैसे इकट्ठे करके बेसिक फैसिलिटीज चालू करानी पड़ती है। अब लीगल उलझने भी कुछ हैं। कई बार प्रोजेक्ट में लीगल क्लियरेंस नहीं होते, फायर एनओसी, बिजली कनेक्शन, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जैसी कई चीजें मिसिंग होती है। बायर्स को डर रहता है कि कहीं उनका घर लीगल ट्रबल्स में ना फंस जाए, और अगर कोई अथॉरिटी जांच करे तो घर खाली भी करवाना पड़ सकता है अथॉरिटी को। अब रीसेल वैल्यू और मार्केट इमेज की बात करते हैं। जब किसी प्रोजेक्ट में सरकारी एजेंसी का नाम जुड़ जाता है तो मार्केट में उसकी इमेज कहीं हद तक डाउन हो जाती है, रीसेल करना मुश्किल हो जाता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाती है। नए बायर्स भी सोचते हैं कि अगर सरकारी एजेंसी के आने के बाद भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो क्या फायदा होगा। अब बात करते हैं सरकारी एजेंसी की वर्किंग और बायर्स के नजरिए से। यहाँ सरकारी एजेंसी की वर्किंग में क्या क्या दिक्कतें हैं जो बायर्स को सीधे इफेक्ट कर रही है। सबसे पहले लो कॉस्ट टेंडरिंग। काम सबसे सस्ते ठेकेदार को मिलता है, जिससे क्वालिटी और टाइमलाइन दोनों पर असर पड़ता है। कई बार ठेकेदार बीच में काम छोड़कर भाग जाते हैं, फिर नया टेंडर लगता है और प्रोजेक्ट और भी डिले हो जाता है। फिर फंडिंग का झोल। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अनसोल्ड इन्वेंट्री बेचनी पड़ती है। अगर मार्केट स्लो है तो फंडिंग में दिक्कत आती है। अक्सर देखा जाता है, अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात चली तो मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझाता हूँ। अक्सर देखा जाता है कि ये अनसोल्ड इन्वेंट्री कोई आईपीसी आता है और पूरी इन्वेंट्री बेचने की गारंटी ले लेता है और वो मार्केट में उसे ओपन कर देते हैं। एक तो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, सरकारी एजेंसी का नाम जुड़ गया, अब उसको वो बेच दिया, तो नए जो बायर्स आ रहे हैं वो भी कहीं हद तक फंस रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है। तो नए बायर्स को भी कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा, लेकिन हाँ आईपीसी को जरूर फायदा हो रहा है क्योंकि वो अनसोल्ड इन्वेंट्री बेच के एक अच्छा खासा अपना मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो कई बार प्रोजेक्ट की फंडिंग पूरी तरह नए बायर्स पर डिपेंड होती है, जिससे पुराने बायर्स का काम और स्लो हो जाता है। अगर सेल नहीं होगी तो काम स्लो हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कमी की। जी हाँ, साइट पर सुपरविजन कम होता है, जिससे काम और स्पीड और क्वालिटी दोनों गिर जाती हैं। कई बार तो साइट पर कोई सीनियर इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर हफ्तों तक नहीं आता। बायर्स की सुनवाई नहीं होती, बायर्स की शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं होता।
और ना ही उनकी राय ली जाती है। कई बार तो बायर्स की कमेटी को साइट विजिट तक नहीं करने दिया जाता। अब बायर्स की जर्नी को समझते हैं, क्योंकि एक इमोशनल सफर है। बायर्स के इमोशनल सफर ये होता है कि घर खरीदना एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि उसके सपनों की बुनियाद है। जब सालों तक इंतजार करने के बाद भी घर नहीं मिलता तो ये सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत बढ़ जाता है। इससे बच्चों की पढ़ाई, स्कूल बदलना, ऑफिस से दूरी, हर चीज पे असर पड़ता है। कई बार तो बायर्स को मजबूरी में किराए के घर बदलने पड़ते हैं। परिवार में तनाव बढ़ता है, रिश्तों में खटास होती है और भविष्य की प्लानिंग सब कुछ अधूरा रह जाता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको भी घर की डिले की वजह से पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आई है? क्या बच्चों की पढ़ाई या जॉब पर असर पड़ा है? आपके अनुभव हमें जरूर शेयर करें। अब बायर्स की आवाज की बात करते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और पब्लिक प्रोटेस्ट के जरिए वो अपनी अक्सर आवाज उठाते हैं। कई बार मीडिया कवरेज के बाद ही सरकारी एजेंसियां हरकत में आती है, लेकिन ये सब सच है कि हर बार मीडिया का प्रेशर काम नहीं करता और बायर्स को फिर वही वादे मिलते हैं। प्रोजेक्ट्स में जो डिले का कारण है उसमें फंडिंग की कमी, अनसोल्ड इन्वेंट्री का होना, मतलब ना प्रॉपर बिक पाना, तो उसके कारण पैसे की कमी आ जाती है। इस कारण से प्रोजेक्ट में फंड इन्फ्यूज नहीं हो पाता, जिससे प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता। क्लियरेंस या अप्रूवल में भी कई बार सरकारी अप्रूवल्स में, एनओसी या लाइसेंस मिलने में, रिन्यू होने में कई बार डिले हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही भी देखने को मिलती है, ठेकेदार काम छोड़ के भाग जाता है और काम स्लो हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कमी भी देखने को मिलती है। सुपरविजन और मॉनिटरिंग कहीं नजर नहीं आती और मार्केट स्लो है तो नए बायर्स तो मुश्किल से आएंगे, जिससे फंडिंग तो रुकी जाती है। अब सरकारी एजेंसी का बिजनेस मॉडल बायर्स के लिए कितना सही है? अनसोल्ड इन्वेंट्री बेचो, पैसा इकट्ठा करो और उससे प्रोजेक्ट पूरा करो, लेकिन इसमें बायर्स की प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। नए बायर्स भी डिले का शिकार हो रहे हैं, पुराने बायर्स का पैसा फंस जाता है, क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। अब इसका समाधान क्या है? बायर्स के लिए सुझाव ये है कि सिस्टम में बदलाव लाना जरूरी है। क्या बदलाव ला सकते हैं? बायर्स की कमेटी बनाई जाए। हर प्रोजेक्ट में बायर्स की एक कमेटी होनी चाहिए जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पे नजर रखे और एजेंसियों को रेगुलर उससे अपडेट लेकर और सबको दे। साइट विजिट, मीटिंग्स और फंडिंग डिटेल्स का एक्सेस भी वो ले, वो भी बहुत जरूरी है। लीगल हेल्प लें, अगर डिले हो रहा है उसके बावजूद भी तो लीगल नोटिस भेजें, कलेक्टिव एक्शन लें और जरूरत पड़े तो कोर्ट भी जाए। कई बार तो कोर्ट के आदेश के बाद ही प्रोजेक्ट में तेजी आती है। सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा जरूर लें। अपनी प्रॉब्लम को सोशल मीडिया, जैसे कि न्यूज चैनल या लोकल मीडिया के जरिए हाईलाइट आप करते रहें, तभी प्रेशर बनता है। कई बार मीडिया कवरेज से ही सीनियर अफसर एक्शन में आते हैं। ट्रांसपेरेंसी की डिमांड हमेशा करें। साइट विजिट, ओपन मीटिंग्स की डिमांड करते रहें। ट्रांसपेरेंसी होगी तभी काम हो पाएगा। अगर नहीं हो पा रही तो आरटीआई भी लगा सकते हैं। सरकार से सख्त नियमों की मांग करें। सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए सख्त गाइडलाइन, क्वालिटी चेक और पेनल्टी सिस्टम यहाँ पर हो। अगर डिले हो रहा है तो एजेंसियां, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, उनको फाइन भी पे करना पड़े। बायर्स को कंपनसेशन मिले, क्योंकि बहुत सारे या कई शहरों में हजारों बायर्स ऐसे हैं जो 10-12 साल से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। कुछ बायर्स ने तो कोर्ट में केस तक कर दिया है, कुछ ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट्स अभी तक अधूरे पड़े हैं। कई बार बायर को पोजीशन लेटर तो मिल जाता है, लेकिन घर में रहना मुमकिन नहीं होता। न बिजली, न पानी, न सेफ्टी। अब एक पॉजिटिव नोट की बात करते हैं। दोस्तों, मुश्किल चाहे जितनी भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो सिस्टम को बदलना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो होपफुल लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी हर कहानी, हर सुझाव हमारे लिए मायने रखता है। अगले वीडियो में फिर एक नए मुद्दे को लेकर आएंगे जो आपसे बिल्कुल कोरिलेट करता हुआ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।